कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में, जहां पे आजकल आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। और क्रैश कोर्स जो चलेगा 90 डेज का चलेगा, ठीक है। आज थर्ड डे है इसका और मैं चाहता हूं कि आज की क्लास आज ही आपकी एंड होनी चाहिए, इसको आप डिले नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात सुनना, कई बच्चे मुझे ये सलाह दे रहे थे कि सर एक काम कीजिए, इतनी अच्छी क्लासेस दे रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, आपको भी कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो आप मतलब एक मिनिमम फीस लेके बच्चों को पढ़ाइए ताकि उसमें सिर्फ पढ़ने वाले ही बच्चे उसमें रह सकें, ठीक है। ये बहुत सी सलाह आई है, ये आज से नहीं पिछले 1-1.5 साल से आ रही है। और एक क्रैश कोर्स के लिए तो फिर ज़्यादा ही लोग कह रहे हैं कि जो 2-2.5-3 हज़ार लोगों का बनाइए बढ़िया सा, और एक मतलब लिमिटेड स्टूडेंट उसमें रहेंगे। तो देखिए बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है, यानी पेड कोर्स करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे हैं। और मैंने एक चीज़ आपसे पहले भी कही है, अगर आपको किसी को ये लगता है कि सर इतना कर रहे हैं, उसके बदले सर को कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये जैसे गूगल पे नंबर है, ठीक है, ये गूगल पे नंबर है 8126206068। तो ये नंबर है, आपको जो लगता है, आपको लगता है कि यार हम कुछ दे सकते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, सर इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपकी स्वेच्छा है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोग ज़रूर इसमें दें ही दें। अगर आपको लगता है कि नहीं हमने क्लासेस पढ़ी हैं, हमने इतना कुछ गेन किया है, सर को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो आप खुद अपनी इच्छा के अनुसार दे दीजिए। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं वो सक्षम नहीं होते हैं, वो देने के मतलब इस लायक नहीं हो पाते हैं अभी, क्योंकि बेरोजगारी ये सब जानते हैं तो नहीं दे पाते। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार सर को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, जितना भी हो सके उनसे जो भी है, इतना कोर्सेज करा रहे हैं, ये सब करा रहे हैं, हम फ्री में न लेके एक मिनिमम फीस देके सर को ये करा सकते हैं, मतलब चीज़ें ले सकते हैं। तो आपके पास एक गूगल पे नंबर है 8126206068। अगर आपको लगता है नहीं कुछ हम सर को देना चाहते हैं तो आपकी स्वेच्छा है, ठीक है। और ओवरऑल पेड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और पेड होता तो पता नहीं कितने लाख हो चुके होते हैं आजकल, लेकिन संभव नहीं है पेड करना, क्योंकि वो उद्देश्य जो है जिस काम के लिए कार्य शुरू किया गया वो फिर विफल हो जाएगा, कि उसमें फिर बच्चे कवर ही नहीं हो पाएंगे, किसी को पता ही नहीं होगा क्या होगा कैसे होगा, तो वो संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार ये गूगल पे नंबर है, वो आपकी इच्छा है जो भी है, ठीक, जैसा है जितना भी है। तो देखिए डे 3 आप लोग हेडिंग डालिए, और मैंने पहले कहा था हर दिन का काम उसी दिन हो जाना चाहिए, डे 3 डे 4 होने से पहले कंप्लीट होना चाहिए, वरना आपकी तैयारी करना व्यर्थ है। आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देना होगा, कोई बहाने नहीं बनाने होंगे, आज का काम आज ही होना चाहिए, ठीक है। तो लिखिए, कई बार आयोग को ये लगता है यार एक काम करते हैं, बच्चों से तत्सम शब्द पूछ लेते हैं, साथ ही उसके साथ तद्भव भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि 2-2 3-3 शब्द तत्सम तद्भव के 4-5 करेंगे तो 90 डेज तक आपकी मेन वो जो वर्ड होंगे वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखो अकार्य, अकार्य, ठीक है, इसके अलावा अक्षर, ये सब तत्सम शब्द हैं। अकार्य, अक्षर, इसके अलावा क्या होता है, अक्षत, अक्षी और अग्र। अक्षत क्या लिखोगे, अक्षत, अक्षी और अग्र। मतलब अगर आपको पेपर में नहीं आता समझ कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, समझ जाना कि कौन सा शब्द आप जनरली आजकल यूज करते हो। जो यूज होते होंगे आपके वो तद्भव शब्द होंगे, और जो आपके यूज नहीं हो पा रहे होंगे, जिन शब्दों के आप मॉडिफाइड रूप में बोलते होंगे, वो तत्सम होंगे, ठीक है। तो जैसे अकार्य का पूछता है आपसे तत्सम, तो वो तद्भव क्या हो जाएगा, अकाज, मतलब जो काम नहीं होता है, ठीक है। अक्षर का अगर आपसे पूछता है तो अक्षर या आखर बोलते हैं उसको, अक्षर, और यही शब्द आखर कहलाता है, ठीक है, आखर। इसके अलावा अक्षत का पूछता है तो अक्षत का होता है अच्छत, क्या लिखोगे, अच्छत। अक्षी का लिखोगे तो आंख, अक्षी थोड़ा ना बोलते हो आजकल, आंख बोलते हो, ठीक है। और अग्र का बोलोगे तो आगे, आगे। ये देखो, यानी ये संस्कृत के जैसे शब्द हैं, अकार्य, अक्षर, अक्षत, अक्षी, अग्र। अब खुद अपने मन से पूछे, अपने आत्मा से पूछे कितने शब्द आप इनमें से बोलते हो। आपको एक भी बच्चा ऐसा नहीं कहेगा सर हम एक भी शब्द इनमें से यूज करते हैं, हम सबके सब ये बोलते हैं। आंख, अक्षी को हम आग बोल देते हैं, अग्र को हम आगे बोल देते हैं, अक्षत को हम अच्छत बोलते हैं, अक्षर को हम अक्षर या आखर बोल देते हैं, अकार्य को अकाज, इस टाइप के शब्द। तो ये तत्सम शब्द हैं इस लाइन पे, और ये लाइन पे तद्भव शब्द हैं, इसको ध्यान में रखना। कभी कभी आयोग का दिमाग खनक जाता है, वो पूछता है कि अक्षी का अक्षी कैसा शब्द है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा मुझे ये लगा कि नहीं यार बच्चों को विलोम पर्यायवाची तो सब ठीक है, कभी कभी हमारा क्या होता है, कौन सा देशी शब्द कौन सा विदेशी शब्द वाला आता है, फ्रांसीसी शब्द। देखो तो अगला पॉइंट लिखो, फ्रांसीसी। इनमें से कौन सा एक विदेशत में फ्रांसीसी शब्द का उदाहरण है, ध्यान रखना। लिखो एक फ्रांसीसी शब्द लिखो, अंग्रेज। अंग्रेज जो है अपने आप में फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। इसके अलावा काजू, कारतूस, इसके अलावा कूपन, कूपन। इसके अलावा क्या, टेबल, मेयर, मार्शल, टेबल, मेयर, मार्शल,
और इसके साथ साथ एक और शब्द लिख लीजिए, मीनू, रेस्ट्रा और सूप। मीनू, मेन्यू जिसको बोलते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट जिसको बोलते हो, और सूप। ये सब के शब्द क्या हैं बच्चों? फ्रांसीसी शब्द हैं। अगर इतने से फ्रांसीसी शब्दों में से आगे तो फिर नहीं तो आपका रिस्क होगा। तो फ्रांसीसी इतना। तो कभी कभी आयोग क्या करता है यार, इनसे बहुत बेसिक चीजें पूछ दे, इनसे पूछ दो कि इनमें से कौन सा एक अंग्रेजी शब्द नहीं है या फ्रांसीसी शब्द नहीं है। तो आज हमने फ्रांसीसी देख लिया, किसी दिन हम चाइनीज देख लेंगे, कभी कुछ देखेंगे। 90 डेज है, बहुत कुछ कर सकते हो यार। अपने अंदर के उस इंसान को जागृत करो जिसके अंदर ये क्षमता है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसको सोने मत देना। पता लगा ठराके मार के सोए हो सारी, बीच में ऐसे थप्पड़ मार के ऐसा कर रहे हो कि यार उठ ले अब पढ़ ले, फिर नहीं हो पाता। मेहनत उस समय करने पड़ते जब ऑफ सीजन होता है। जैसे ऑफ सीजन का मतलब जब न विज्ञप्तियां होती है ना कुछ होता है, ऑफ सीजन में जो बच्चा तैयारी करता है उसी का चयन भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद मुझे ये लगा कि यार इनको तो सब कुछ आता है, लेकिन 99.99% बच्चे एक चीज में फेल होंगे, और वो चीज मैं अभी पढ़ा रहा हूं। वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है देखो। एक शब्द होते हैं बच्चों ध्वन्यार्थक शब्द। ध्वन्यार्थक मतलब ऐसे शब्द जो ध्वनियों पर आधारित होते हैं, ठीक है। अब पेपर में ऐसे शब्द डालेगा जो आपने सुने ही नहीं होंगे। मतलब ध्वनिया, जैसे खटखटाना तो आप तुरंत पकड़ लोगे, किसी चीज को खटखटाना, भौंकना पकड़ लोगे, गरजाना पकड़ लोगे, या हिनहिनाना पकड़ लोगे। लेकिन ऐसे शब्द जो आपने सुने ही नहीं होंगे उसमें से देखा, इनमें से कौन सा एक ध्वन्यार्थक शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा एक ध्वन्यार्थक शब्द है। तो आत्मा वहां आराम से सोई पड़ी है, उसका पूजन यही करना है, ठीक है। वहां नहीं करना, इधर करना है। घर पे तैयारी करके जाओगे तब जाके काम बनेगा। ध्वन्यार्थक शब्द में कई चीजें होती है। किस किस की ध्वनि होती है? जैसे सपोज एक पशुओं की ध्वनि है, पहला लिखो पशुओं की। इनमें से कौन सा एक ध्वन्यार्थक शब्द का एग्जाम्पल है या नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। पशुओं की ध्वनि में लिखो, पहला लिखो आप लोग क्या, किलकिलाना। बंदर जो आवाज निकालता है उसको किलकिलाना बोलते हैं, किलकिलाना। और ऐसे शब्द लिखे जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। बाकी भौंकना थोड़ा लिखूंगा यहाँ पर, आपको पता है ये कुत्ता भौंकता है, ठीक है, किलकिलाना। सेकंड, इसके अलावा रेंकना, गधे की जो आवाज होती है उसको बोलते हैं रेंकना। रेंकना क्या है? गधा क्या करता है? रेंकने की आवाज निकालता है। इसके अलावा अगला शब्द आपने लिखना है चिघाड़ना। चिघाड़ना होता है हाथी, चिघाड़ना। ये हाथी की जो आवाज होती है इसको बोलते हैं चिघाड़ना, ठीक है। इसके साथ ही होता है फुफकारना। सांप की जो आवाज होती है उसको बोलते हैं फुफकारना, फुफकारना, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो सांप। ये ध्वन्यार्थक शब्द हैं, ठीक है। और वहां ऐसे शब्द देगा पता ही नहीं चलेगा कि चिघाड़ना क्या है, रेंकना क्या है, किलकिलाना क्या है, पता ही नहीं चल पाता वहां, ठीक है। इसके अलावा हिनहिनाना लिखो, हिनहिनाना, हिनहिनाना। कौन हिनहिनाता है? घोड़ा। घोड़े की जो आवाज होती है उसको बोलते हैं बच्चों हिनहिनाना, ठीक है। इसके साथ साथ आप अगला शब्द लिखोगे मिसियाना, बकरी या भेड़, मिसियाना, मिसियाना। ये बकरी या भेड़ की जो आवाज होती है उसको बोलते हैं मिसियाना, ठीक है। इसके साथ अगला आपने लिखना है रंभाना। रंभाना बोलते हैं गाय की आवाज को, रंभाना। ये सब ध्वन्यार्थक शब्द हैं, ठीक है। गाय की आवाज को क्या बोलते हैं? रंभाना। टर्राना, टर्राना तो पता ही होगा, मेढक। मेढक टर्रा कर रहा कहते हो ना, मेढक। टर्राना लिख देना, ठीक है, टॉ। टर्राना मतलब मेढक। इसके अलावा हुआ हुआ, हुआ हुआ किसकी आवाज होती है? गीदड़ की। पता लगा इनमें से कौन सा है एक ध्वन्यार्थक शब्द, एक शब्द दे दिया हुआ हुआ, वहां सारी आत्माएं जो है किताब को ढूंढने में लग जाएगी किस किताब से आए, ठीक है। हुआ हुआ मतलब गीदड़। इसके अलावा बल बलाना लिखो ऊंट का, गुर्राना लिखो चीत का, डकारना लिखो बैल का। डकारना, डकारना ये किसकी साउंड है? बैल की, ठीक है। इसके अलावा बल बलाना ऊंट की, बल बलाना ये किसका साउंड है? ऊंट का। और अंतिम जो लिखना है आपको गुर्राना, गुर्राना किसकी लिखोगे? चीता की। सोचो कितना समय लगता होगा इन चीज़ों को करने में। मतलब मैं आज सुबह उठा 6:30 7:30 बजे, एक स्टूडेंट ने टेलीग्राम कॉल कर दी थी, वो उसी टाइम नींद खुल गई, तो उसके बाद 7:30 8 बजे से टॉपिक बनाने लगा, 10 बजे फ्री हुआ, 10 बजे के बाद फिर क्लास बनानी पड़ रही, ठीक है। तो गुर्राना क्या होता है? चीता। तो ये थे आपकी किसके? पशु के। इसी तरीके से पक्षियों की भी आवाज आती है, तो उसमें भी वो ध्वन्यार्थक शब्द का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो अगला लिखूंगी, मेहनत इसी तरीके से होती है, इसमें ऐसी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो कम हम लोग देखने को मिलते हैं। तो पक्षियों की आवाज लिखो, सेकंड क्या लिखोगे? पक्षियों की ध्वनियां, ठीक है, ये सेकंड हो गया। पक्षियों में किस किस की लिखोगे? कई चीज तो आपको पता होंगी। कूजना होता है बतख की आवाज को बोलते हैं, कूजना, ये भी एक बतख, ठीक है। ये किसकी होगी? मतलब ध्वन्यार्थक शब्द। इसके अलावा चीखना, चीखने की आवाज होती है बांस की, किसकी होती है? बांस की, ठीक है। इसके अलावा लिखो हु हु, हु हु करता है उल्लू, हु हु कौन करता है?
उल्लू करता है, ठीक है। इसके साथ लिखो गुटरगू, कौन करता है गुटरगू? कबूतर, ठीक है। कबूतर क्या करता है? गुटरगू करता है। इसके अलावा टेंटे करना है, जो बोलते हैं टेंटा मत कर, तोता, कौन करता है? टेंटे, तोता करता है, ठीक है। इसके अलावा एक कुहकना लिखो, कुहकना करता है कोयल, कुहकना, ये किसकी आवाज है? कोयल की, ठीक है। ध्वन्यार्थक शब्द के एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा लिखो मेयो मेयो, मोर की आवाज जो होती है इसको मेयो मेयो बोलते हैं, मेयो मेयो, ये किसका साउंड होता है? मोर का साउंड होता है, ठीक है। ये पक्षियों की थी। और अंतिम जो आता है जड़ पदार्थ की, जड़ पदार्थ मतलब जो निर्जीव हैं, ठीक है। जड़ पदार्थ की ध्वनियां लिखो, जड़ पदार्थ, इसकी क्या क्या ध्वनि होंगी? पहला इसके अंदर लिखो आप लोग कड़कड़ाना, कौन कड़कड़ाता है? बिजली कड़कड़ाती है, सुना ही होगा। कड़कड़ाना पता ही होगा कौन कड़कड़ाता है? बिजली कड़कड़ाती है, ठीक है। कड़कड़ाना, ब्रैकेट में लिख लेना बिजली, पहला, ठीक। सेकंड लिख लेना आपको खटखटाना, क्या खटखटाता है? दरवाजा, खटखटाना, ब्रैकेट में लिख लेना क्या? दरवाजा। इसके अलावा लिखो हुक हुक, कौन करता है? हुक हुक या चुक चुक, कौन करता है? वैसे इसको चुक चुक बोलते हैं, हुक हुक नहीं बोलते, चुक चुक बोलते हैं, चुक चुक, कौन बोलता है चुक चुक? रेलगाड़ी लिख लेना ब्रैकेट में, ठीक है। ये सब ध्वन्यार्थक शब्द हैं। इसके अलावा टिक टिक लिखो, घड़ी करती है। किटकिटाना लिखो, दांत, टिक टिक लिखो, टिक टिक, ब्रैकेट में लिखो घड़ी। इसके अलावा जो दांतों के लिखोगे किटकिटाना, किटकिटाना क्या लिखोगे? दांतों के लिए लिखोगे ब्रैकेट में, ठीक है। और खनखनाना लिख लो एक रुपया, टनटनाना लिखो घंटा, खनखनाना ना ना, ये क्या लिखोगे ब्रैकेट में? रुपया। और इसके अलावा एक टनटनाना लिखो, टन आवाज आती है ना घंटे की, टनटनाना, ब्रैकेट में घंटा लिख देना। और अंतिम जो लिखोगे खड़खड़ाना, खड़खड़ाते पत्ते, ना ना, ये किसकी आवाज है? पत्ते की आवाज है, ठीक है। ये हो गया आपके ध्वन्यार्थक शब्द। अब किसी भी केस में अगर एग्जाम में आपसे ध्वन्यार्थक शब्द पूछता है तो किसी भी केस में आपके ध्वन्यार्थक शब्द गलत नहीं होने चाहिए। कई बच्चे पूछ रहे थे एक कॉपी बनाए, 3 अलग अलग बनाए, मेरे राय है एक ही बनाओ, मोटा रजिस्टर, डे 1 डे 2 डे 3 करके लिखो, वो आपकी प्रैक्टिस भी कराएगा कि हिंदी भी पढ़ने का मौका देगा, इसके अलावा जीएस भी, ठीक है। इसके बाद देखो एक शब्द जो आता है, बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, एग्जामिनर को लगा इनसे पूछते हैं क्रिया विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इनमें से कौन सा एक क्रिया, मुख्यतः 4 होते हैं, बाकी कुछ विद्वान और भी मानते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा एक क्रिया विशेषण का रूप नहीं है, ठीक है। तो 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड क्या लिखोगे इसके अंदर? कालवाचक या कालबोधक जो भी लिखते हो, ठीक है। सेकंड लिख लो आपको स्थान बोधक, स्थानवाचक है, स्थान बोधक जो भी लिखते हो, ठीक है। और इसको भी पहले लिखो, काल बोधक लिख लो। तीसरा लिखोगे परिमाण बोधक, परिमाण मतलब जिसकी वैल्यू, रिजल्ट टाइप का परिमाण, ठीक है, परिणाम नहीं कह रहा हूं, परिमाण मतलब जो मापते हो आप लोग। और अंतिम जो लिखोगे रीति बोधक, तरीका, रीति बोधक। ये 4 प्रकार के बेसिकली क्रिया विशेषण होते हैं। इनमें से कौन सा एक कालवाचक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना। इनमें से कौन सा एक स्थान बोधक क्रिया विशेषण, इनमें से कौन सा एक परिमाणवाचक, इनमें से कौन सा एक रीति बोधक। कालवाचक का मतलब होता है जहां पर आपको एग्जाम्पल में समय, यानी जब आप टाइम पीरियड की बात करोगे और कालवाचक को छांटना है तो इसके लिए सीधे सीधे सेंटेंस में क्वेश्चन लगा देना कब, यानी कालवाचक की पहचान क्या है, पहचान कब, यानी उस सेंटेंस में आप कब पूछना, आपको आंसर मिल जाएगा। कब का मतलब जैसे इसके एग्जाम्पल होंगे, यानी पहचान कब का मतलब जब आपको दिया होगा उसका आंसर उससे कब, अब सुबह कहेगा कब, शाम कब, दोपहर में कब, कल कब, परसों कब, 10 दिन बाद, इस टाइप का, यानी काल यानी टाइम पीरियड की बात जहां पर होगी वो कालबोधक। जैसे कब, जब, ठीक है, कल, आज, प्रतिदिन, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखोगे? अब, तब, पहले, अब, तब, पहले आदि। ये सब के सब क्या हैं बच्चों? कालवाचक के एग्जाम्पल। पेपर में क्या पूछेगा? इनमें से कौन सा एक कालवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन देगा तब, फिर बाकी इधर उधर के देगा, तब ध्यान रखना है। तो आपको ये जब भी सेंटेंस दिया होगा उस सेंटेंस में कब पूछना, उससे पूछना कब, आपको आंसर मिल जाएगा आज, कल, परसों, शाम, रात, प्रतिदिन, रोज, इस टाइप के जो शब्द होंगे तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण की क्या होंगे? एग्जाम्पल। सेकंड होता है स्थान बोधक क्रिया विशेषण। अब स्थान बोधक की भी तो आपको पहचान आनी चाहिए ना, तो स्थान बोधक पहचान में कैसे पकड़ोगे? उससे कहोगे कहां, क्या कहोगे उससे? कहां, यानी कहां। स्थान बोधक में पहचान क्या है उसकी? कहां। तो जैसे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इस टाइप की जो चीजें होंगी तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? देखो एग्जाम्पल लिखो, ऊपर, नीचे, पास, दूर,
दे, आपने पूछा कहां, दूर, आपने पूछा कहां, नीचे, आपने पूछा कहां, पास, ठीक है, इस टाइप की स्थान की बात कर रहा है, इधर, उधर, यहां, वहां, दाएं, बाएं, ये सब के सब क्या हैं बच्चों, काल स्थान बोधक के एग्जाम्पल है। तो तुरंत क्वेश्चन पूछना कहां, आपको आंसर मिल जाएगा, स्थान बोधक आंसर मिल जाएगा। तीसरा होता है परिमाण। परिमाण मतलब कि कितना, कितना यानी उसकी वैल्यू जहां पे होगी, तो इससे प्रश्न पूछना कितना, इसकी पहचान लिख दो कितना, यानी हर क्रिया विशेषण शब्दों से आप कितना पूछोगे तो आपको आंसर जो देगा उसको परिमाण बोलते हैं, ठीक है। यानी जैसे किसी ने कहा बहुत, किसी ने कहा थोड़ा, किसी ने कहा ज्यादा, किसी ने कहा कम, किसी ने कहा अधिक, किसी ने कहा न्यून, इस टाइप की चीज है, ठीक है। यानी परिमाण, किसी ने कहा थोड़ा, किसी ने कहा ठीक, किसी ने कहा बराबर, बराबर उसके बराबर, ठीक है, कितना बराबर, किसी ने अधिक, इस टाइप की जो चीजें होंगी परिमाण, यानी किसी चीज की वैल्यू कितनी है, परिमाण कितना है। और अंतिम आता है स्थान बोधक, रीतिबोधक। रीतिबोधक से क्वेश्चन पूछना है, इसकी पहचान जो होगी, इसकी पहचान होगी कैसे, यानी किसी काम को आपने कैसे किया है, कैसे, इसमें आप क्या पूछोगे उससे, कैसे, कैसे करोगे तो जो आंसर मिलेगा, जैसे कैसे गया, धीरे धीरे, तेज, इस टाइप की चीज है, ठीक है। जैसे देखो क्या क्या होंगे, जैसे धीरे धीरे, तेज, सहसा, कैसा, मीठा, कैसा, खट्टा, ठीक है, इस टाइप की चीजें। शायद, इसके अलावा मतलब हाँ, मानो, ऐसे, अचानक, अचानक चला गया, कैसे गया, अचानक, स्वयं, इस टाइप की जो चीजें होंगी आदि, ये सब के सब क्या होंगे, रीतिबोधक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल। तो पेपर में ध्यान रखना इनमें से कौन सा एक रीतिबोधक क्रिया विशेषण है, या आपके एग्जामिनर के दिमाग में उसने कहा ये पक्का रटवाए हैं, पक्का स्टडी विथ योगेश से पढ़ के आए हैं, रट के गए हैं, उसने शायद इनको समझाया नहीं, लेकिन वो एग्जामिनर सोच रहा। लेकिन आपको तो पता है सर ने हमको समझाया है, सर हमें कभी कभी ऐसा भी बताते हैं, कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, दोनों तरीके से पकड़ो, दोनों हाथों से पकड़ो, दोनों कान उखाड़ के फेंक दो, सर हर कुछ सिखाएंगे, लेकिन सीखने की आपके अंदर ललक होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ही नहीं कि इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण का एग्जांपल है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा एक शब्द क्रिया विशेषण है, बाकी दूसरी जगह के शब्द देगा, और इन चारों ऑप्शनों में से जो 4 के 4 पढ़ा दिए हैं, यहां का कोई एक शब्द देगा, बोल देगा खट्टा या सॉरी मीठा, ठीक है। अब आपने कहा यार सर ने तो हमें रटवा तोता बना के, जैसे टें टें कर रखा है ना, टें टें करवा के क्या बना रखा है, रटा रखा है कि यार बेटा तू जा रीतिवाचक पढ़ के जा, तू इनको पढ़ के जा, हम रटे खुश खुश, बहुत विद्वान हो रहे, खुश हो रखे कि यार हमारा काम बन गया। अरे मूर्खो, प्यार से कहता हूं, ठीक है, अरे मूर्खो, कम से कम इतना तो समझो, वो इस तरीके से क्यों पूछेगा जब सब ऐसे पढ़ के जा रहे हैं, वो यहां से बीच से एक शब्द उठाएगा, इनमें से कौन सा एक क्रिया विशेषण है, तब सिर्फ और सिर्फ जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, आंसर आपका सही होना चाहिए। नहीं होगा मुंह लटका के पेपर हाथ में मोड़ के आओगे, पेपर मोड़ते ना कई बच्चे, जैसे ऐसे मोड़े रहते हैं, उसी के अंदर आंसर की होती, वो मतलब जो क्या आप कहते हैं आपके फॉर्म जिसमें गोले लगाते हैं। तो इस काम को बहुत बारीकी से, बहुत सलीके से आपने सही करके आना है, समझना है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण मैंने आपको बताया। इसके बाद जो तुरंत आते हैं, सर यार हिंदी तो 20 नंबर के आते हैं, सर क्या कर रहे हो, कब हमारा सिलेबस पूरा करोगे, कुछ तो समझो हमारी दिल की बात। मैंने समझी दिल की बात, 9th इकोनॉमी NCERT पूरी हो चुकी है, 10th इकोनॉमी NCERT फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आज पूरा होगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए। पहला क्वेश्चन लिखो, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। 10th का पहला चैप्टर, औसत आय ऑब्लिक प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ये क्या चीज है। देश की कुल आय को जनसंख्या से डिवाइड कर दोगे। लिखो कुल आय, देश, किसी देश की कुल आय व उस देश की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या का जो अनुपात होगा उसी को क्या कहते हैं, उस देश की आय कहते हैं, प्रति व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखो, प्रति व्यक्ति या औसत आय क्या होती है, उस देश की कुल आय को आप कुल जनसंख्या से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, यानी एक वर्ष में पूरा लिखना, एक वर्ष में कुल, एक वर्ष में 1000 जीवित पैदा बच्चों पर, 1000 जीवित पैदा बच्चों पर एक वर्ष से कम,
उम्र के मृत्यु बच्चों का अनुपात, मृत्यु बच्चे का अनुपात, ये क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु। यानी ये देखा जाएगा उस साल जो 1000 बच्चे सही सलामत जीवित पैदा हुए हैं, उसके कंपैरिजन में ऐसे कितने उस साल बच्चे हैं जो 1 साल से कम उम्र के थे और उनकी डेथ हो गई है, उसी का रेशियो क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। डेफिनेशन के रूप में क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहां है? शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहां है? केरल में। ठीक है, शिशु मृत्यु दर कम कहां है? केरल में। अब ध्यान देना, कई बच्चे कहेंगे सर अगली जनसंख्या के आगे 11 की पढ़े ना पढ़े, जब तक उसका डेटा रिलीज नहीं होता तब तक एग्जाम तक 11 का ही देखना पड़ता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? बताओ, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP, पूरा नाम लिखो, संयुक्त विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, हिंदी में आएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम लिखना, 1990 से। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन, कब से? 1990 से। अगला क्वेश्चन लिखो, मानव विकास रिपोर्ट का आधार क्या है? यानी किन आधारों पर किसी देश की मानव विकास रिपोर्ट निकाली जाती है? इसके अंदर जो शब्द आते हैं, शैक्षिक स्तर, यानी वो कितना पढ़ा लिखा है, यानी उसकी एजुकेशन का लेवल देखा जाएगा उस देश में, शैक्षिक स्तर। सेकंड देखा जाएगा बच्चों स्वास्थ्य, स्वास्थ्य स्थिति को जीवन प्रत्याशा भी लिखा हो सकता है, स्वास्थ्य स्थिति ब्रैकेट में जीवन प्रत्याशा भी लिख दो, क्योंकि स्वास्थ्य सही होगा तो लंबा जीना चाहेगा। ठीक है, थर्ड लिखो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। बेसिकली ये 3 मानक होते हैं, कहीं आपको जीवन प्रत्याशा लिखा मिलेगा, वहां स्वास्थ्य नहीं होगा। ठीक है, इन 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मानव विकास रिपोर्ट में, इनमें से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? क्लास 10th का पहला चैप्टर है, वहां आत्मा परमात्मा के पास चले जाएगी, फिर कहोगे कहां से क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन आपने क्या लिखना है, मानव विकास रिपोर्ट के संदर्भ में संसाधनों तक पहुंच का क्या अर्थ है? लिखो, मानव विकास रिपोर्ट के संदर्भ में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में संसाधनों तक पहुंच का अर्थ है, संसाधनों तक पहुंच का अर्थ है, संसाधनों तक पहुंच का अर्थ है, इसमें लिखो संसाधनों तक पहुंच का अर्थ लिखो क्रय शक्ति, यानी परचेजिंग पावर किसकी कितनी है, यानी उसके पास खरीदने की शक्ति कितनी है, उसी को बोलते हैं क्रय शक्ति। ब्रैकेट में लिखो अमेरिका डॉलर पर, अमेरिकन डॉलर के आधार पर। ठीक है, यानी कितनी आदमी के पास कितनी क्रय शक्ति है, उसी को बोलते हैं पहुंच, संसाधन तक पहुंच। ठीक है, अगला लिखो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? एनसीईआरटी में जो लिखा है वो होगा। ल्यूसेंट में कहोगे कि सर ये लिखा है, मैंने पहले भी समझा था डेफ्थ वाली क्लास में, इसका मतलब क्या होता है? लिखो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का, किसी देश की आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का सर्वोच्च मानक, यानी सबसे अच्छा क्या माना जाता है? सर्वोच्च मानक किसे माना जाता है? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। क्यों? क्योंकि ये पूरी जनसंख्या को इंक्लूड करता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। कई लोग कहते हैं जीडीपी होता है, जीडीपी नहीं होगा, जीडीपी तो अंबानी अडानी ने बढ़ा दी, गरीब सबका तो वहीं रहा, लेकिन पर कैपिटा इनकम में कंप्लीट जनसंख्या को आप क्या करोगे? कवर करोगे। अगला क्वेश्चन लिखो जीडीपी को कौन सही परिभाषित करता है, यानी जीडीपी की परिभाषा आएगी पेपर में, 9th 10th का पहला चैप्टर। अगला क्वेश्चन लिखो जीडीपी को कौन सही परिभाषित करता है? जीडीपी को कौन सही परिभाषित, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, यानी जीडीपी को कौन सही परिभाषित करता है? इसका आंसर लिखो किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य, किसी विशेष वर्ष यानी 1 साल के अंदर। ठीक है, किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर, यानी किसी देश की बाउंड्री के भीतर, कौन कर रहा है इससे मतलब नहीं, देशी हो या विदेशी हो। ठीक है, उत्पादित क्या प्रोडक्शन हो रहा है, अंतिम वस्तु व सेवा का मूल्य, अंतिम वस्तु प्लस सेवा का मूल्य, यही इस देश की क्या होती है? जीडीपी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, अगला लिखो भारत में सर्वाधिक रोजगार कौन सा क्षेत्र देता है? भारत में सर्वाधिक रोजगार कौन सा देता है? प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र। इसको ब्रैकेट में कृषि व सहायक क्रियाएं लिखना। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखो? कृषि व सहायक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन लिखो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र। जीडीपी में सर्वाधिक यानी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? जीडीपी में सेवा क्षेत्र, इसको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। ब्रैकेट में लिख देना तृतीय क्षेत्र, जैसे इसको एग्रीकल्चर लिखा प्राथमिक को, इसको तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अगला लिखो विकसित देशों में अधिकांश श्रमजीवी किस क्षेत्र में लगे हैं? वो जो है सेवा क्षेत्र में। ठीक है, लिखो विकसित देशों में अधिकांश श्रमजीवी जो श्रम लेबर है, ठीक है, किस क्षेत्र में है? सेवा क्षेत्र में।
के क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, ठीक है, सेवा क्षेत्र में लगे हैं अधिकांश श्रमजीवी। अगला लिखो प्राथमिक द्वितीयक, ये तो छोड़ दो। अगला लिखो संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर होता है, ठीक है। संगठित क्षेत्र लिखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित क्षेत्र, इसके पॉइंट खुद लिखो। संगठित क्षेत्र कौन कौन आएगा, पहला पॉइंट लिखो रोजगार सुरक्षा का लाभ होता है, यानी रोजगार ऐसे नहीं कि आज रखा कल हटा दिया, ऑर्गेनाइज होगा, वो कहीं ना कहीं रजिस्टर होगा, जैसे सरकारी कर्मचारी हैं, किसी रजिस्टर्ड कंपनी के कर्मचारी हैं, उनको ऑर्गेनाइज बोलते हैं, ठीक है। तो लिखो संगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा का लाभ पहला। दूसरा लिखो निश्चित समय पर काम, यानी काम का जो टाइम होगा निश्चित होगा। अगला लिखो सवेतन छुट्टी, यानी वेतन के साथ छुट्टी मिल सकती है, आपको सैलरी निकलेगी। भविष्य निधि होगा, जीपीएफ वगैरह, पीपीएफ जो भी होगा। अवकाश काल में भुगतान किया जाएगा, जब आप छुट्टी में जाओगे तब भी आपको पैसा मिलेगा। रोजगार अवधि जो है नियमित होगी, यानी फिक्स्ड टाइम पीरियड होगा उसका। उसके अलावा पंजीकृत होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, चाहे वो सरकारी बॉडी हो या कोई कंपनी हो जो रजिस्टर है। असंगठित क्षेत्र इसी का उल्टा, कोई गारंटी नहीं है कब नौकरी मिलेगी, वेतन वगैरह कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, जब छुट्टी में वो पैसा काट दिया जाएगा, वो होता है असंगठित क्षेत्र, ठीक है। इसी के साथ आपका 9th और 10th क्लास के पहले के 2 चैप्टर आपके इकोनॉमी के आज खत्म हो गए, ठीक है। अब यार सर एक चीज तो बताओ, इतने तो हम बेवकूफ़ है नहीं कि हम जीएस और हिंदी पढ़ के सिलेक्शन ले लें ग्रुप सी में या कहीं भी। आपको पता है यहाँ उत्तराखंड 40 नंबर की आती है, मुझे पता है बच्चों, उत्तराखंड 40 नंबर की आती है। इस उत्तराखंड का भुट्टा बना देंगे, इतना हम इसके क्वेश्चन को डीप में पढ़ लेंगे, यानी जितना पढ़ाया है वो तो सफिशियंट है ही है। अब यहाँ से एक नई दौर शुरू होगा। आज ही के अगर मैं 10 क्वेश्चन कराऊँ, 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 6 या 7 क्वेश्चन जो किसी को नहीं आते होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है। कभी कभी मुझे ये लगा था कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा, तो ये कभी नहीं आया आज तक, तो मुझे लगता है कि इसका आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। 28 डिग्री 43 मिनट से उत्तर लिखा होना चाहिए, ठीक है। 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तर, 27 डिग्री उत्तर, ठीक है। ये वैल्यू दोनों ऊ लिखा होना चाहिए, उत्तर, हाँ, दो मत लग जाना वहां, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार। क्वेश्चन नंबर 2 सिंचाई अनुसंधान संस्थान, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, ये है कहाँ, बहादुराबाद रुड़की में, ब्रैकेट में बहादुराबाद देख देना। स्थापना लिखो, सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई थी इसको बोलते हैं क्या, सिंचाई अनुसंधान, IRI बोलते हैं, ठीक है, इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंग्लिश में। इसकी जो सबसे पहले स्थापना हुई थी 1928 में लखनऊ में हुई थी। 1928 में कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी। बाद में 1945 में इसको स्थापित कर दिया गया बहादुराबाद में। 1945 में बहादुराबाद स्थानांतर, बहादुराबाद में इसको क्या कर दिया गया, रुड़की के पास स्थानांतर कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के प्रथम कमिश्नर कौन थे, श्री दुर्गेश जोशी। उत्तराखंड इलेक्शन कमीशन के प्रथम कमिश्नर श्री दुर्गेश जोशी, श्री दुर्गेश जोशी, ठीक है, पहले कमिश्नर। अगला लिखो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की स्थापना 30 जुलाई 2001। उत्तराखंड, यहीं पे कंफ्यूज हो गया होगा, निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आए, 30 जुलाई 2001 को अस्तित्व में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखो, इसके ब्रैकेट में लिखा आर्टिकल 243 का के, मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 243 का के, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है। ध्यान से देखना, राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किन अनुच्छेदों में होता है, ये क्वेश्चन ऐसे आता है। दूसरा, जो ये राज्य निर्वाचन आयोग होता है किसके चुनाव कराता है, पंचायत प्लस निगम, पंचायत प्लस निगम के चुनाव करता है, ठीक है, नगर पालिका प्लस, विधानसभा की नहीं करेगा, ठीक है, और राज्य लोकसभा। अगला लिखो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का गठन। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का गठन, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का गठन लिखो, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, इसको चेक कर लेना है, ठीक है, 2007 ही है जहां तक मेरे ख्याल है। अब इसमें थोड़ा इसकी बॉडी में चेंज कर दिया गया, 2007। अगला लिखना है आपको लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट कब पास हुआ था, 1987 में, क्योंकि सबको जो गरीब तबका उसको समान न्याय और मुफ्त न्याय देने के लिए, उनको सलाह विधि क्या सलाह देने के लिए इसका गठन किया गया था। देखो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 में इसका गठन हुआ था, अनुच्छेद 39 के ए में इसका वर्णन है, ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 19 में ही होगा 1987, ठीक। अगला लिखो देहरादून का वर्तमान जो राजभवन है जो ऐतिहासिक है उसका निर्माण कब हुआ था, उसकी नींव कब पड़ी थी। देहरादून के वर्तमान राजभवन,
अब ये वाला नहीं, एक देखो, एक तो नया है ये ऐतिहासिक वाला जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इतिहास के पक्ष से जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर होगा। फिर तो ये बीजापुर गेस्ट हाउस वगैरह, सर्किट हाउस, इसको उस टाइम पे बोला जाता था कोर्ट हाउस। किस नाम से जाना जाता था ये? कोर्ट हाउस जाना जाता था, ठीक है। अगला लिखना आपको, नैनीताल राजभवन जो है किस मतलब आर्किटेक्चर पे बना है, कैसा बना है, गॉथिक कला है उसके, ठीक है। लिखो नैनीताल राजभवन, यूरोपियन शैली पे है नैनीताल राजभवन। लिखो गॉथिक कला पर आधारित, गॉथिक कला, ये भवन निर्माण की कला थी, यूरोपियन कला, ठीक है, गॉथिक कला। अगला लिखो, नैनीताल स्थित राजभवन में गोल्फ कॉर्नर कब बना था? बहुत फेमस है, इंडिया लेवल पे कई टूरिस्ट वहां पर आते हैं, गोल्फ के लिए बहुत जाना जाता है। नैनीताल स्थित राजभवन पर, नैनीताल स्थित राजभवन पर गोल्फ गोल्फ कॉर्नर कब बना था? गोल्फ कॉर्नर 1936 में, इंपोर्टेंट है, ठीक है। गोल्फ कॉर्नर कब बना था? 1936। अगला लिखो, मिस उत्तराखंड 2022 ऐश्वर्या बिष्ट, मिस यूके 2022 अभी राज्यपाल से मिली थी, यूके 2022, ठीक है। ऐश्वर्या बिष्ट, ऐश्वर्या बिष्ट जी बनी है, ठीक है। क्या पता करंट में आपका पूछ दे। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, ब्रिटकुल, ये किसी को नहीं आने वाले हैं, बहुत लोगों को नहीं आएगा। ब्रिटकुल की स्थापना लिखो, ब्रिटकुल, सिटकुल तो पढ़ा ही होगा, ब्रिटकुल भी है यहाँ पे, ठीक है। ब्रिटकुल लिखो, BRIDCUL। ब्रिटकुल जो बना था मार्च 25 2008, मार्च 25 2008 से इसको रजिस्टर्ड किया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी एक्ट के तहत, ब्रिटकुल। और इसका फुल फॉर्म लिखोगे आप लोग, ब्रिज रोपवे टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन ऑफ उत्तराखंड। ब्रिज, टनल, रोपवे एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। यानी इसको क्या लिखना है आपने? ब्रिज, पुल, रोपवे, टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन ऑफ उत्तराखंड। अगला लिखो, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण लाइवलीहुड, ठीक है, आजीविका मिशन। इसकी जो शुरुआत की गई थी एक समूह के रूप में की गई थी सबसे पहले 2002 में, ठीक है। और ये 2002 में जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था किसमें? जो स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के रूप में, ठीक है। इसको लिखो, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के रूप में इसको शुरू किया गया था। उत्तराखंड ग्रामीण आजीविका मिशन स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कर देना, इसको ऐसे आएगा। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कब से शुरू हुआ था? 2002 में, ठीक है। अगला, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व बोर्ड का, ठीक है, रेवेन्यू का गठन, राजस्व बोर्ड का गठन लिख दो सीधे सीधे। उत्तराखंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या राजस्व बोर्ड का गठन लिखोगे 11 मई 2012 को, ठीक है, 11 मई 2012 को। अभी इस रूप में नहीं हुआ था, ये किस रूप में हुआ था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चीफ रेवेन्यू कमिश्नर का एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसके रूप में, यानी इसको डेवलप किया गया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चीफ रेवेन्यू कमिश्नर के रूप में, यानी चीफ रेवेन्यू कमिश्नर होगा, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ होगा उसके रूप में इसका गठन हुआ था। बाद में इसको नाम दिया गया उत्तराखंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो 11 मई 2008-12 से इसका गठन हुआ था, जिसको बाद में उत्तराखंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा गया, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन लिखो, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट, मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ गया आपका, 1 नंबर बन गया। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन 1 मई 2002 को, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका गठन हुआ था 1 मई 2002 को, ठीक है। 1 मई 2002 को इसका गठन हुआ था। ये था आपका डे 3, और आज का काम आज ही कंप्लीट होना चाहिए। इसको आप कल के लिए नहीं रख सकते हो, परसों के लिए नहीं रख सकते हो। अगर आप ऐसे काम करते हो, कल के लिए रखो, परसों के लिए रखो, फिर आपका तैयारी करना व्यर्थ है। समय निकालना होगा, बढ़ना आगे है तो लड़ना होगा, वरना कोई विकल्प नहीं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।